कितने दिन के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और सैंडविच चट करते हुए माया ने पूछा। रहेंगे, यही कोई 1 वीक और क्या, श्वेता ने मुंह बिचकाते हुए कहा। ऑफिस की टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी गॉसिप कर रही थीं। श्वेता की कुछ महीने पहले ही वीरेन से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर आज दोनों शादीशुदा जोड़े बनकर एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। बस दोनों का पोस्ट अलग अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उनको एक दूसरे से मिलने जुलने की फुर्सत भी नहीं होती थी। क्या करे, आजकल कॉरपोरेट में नौकरी ही कुछ ऐसी हो गई थी। माया फिर एक सवाल दाग देती है श्वेता के समक्ष। अच्छा एक बात बता, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह में? तुमने तो बताया था कि बहुत उज्जड़ देहात में है तुम्हारा ससुराल। कैसे एडजस्ट करती हो वहाँ? माया आज पूरे मूड में थी श्वेता को चिढ़ाने में। वह जानती थी कि ससुराल के नाम से कैसे खींच जाती है श्वेता। जाना तो पड़ेगा यार, इकलौती ननद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूंगी और क्या, श्वेता ने कंधे उचकाते हुए कहा। और तुम्हारी एक जेठानी भी है ना, क्या बुलाती हो जिसे तुम? हाँ, भारतीय नारी, अबला बेचारी। फिर दोनों हंस पड़ी। यार पूछ मत, क्या बताऊं, उनको देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की भाभी याद आ जाती है। पूरी तरह गंवार है, गंवार। हाथ में भर भर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती हुई और सिर पर हर वक्त पल्लू रखे घूमती हैं। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी महिलाओं के कारण ही पुरुष हम औरतों को कमतर समझते हैं। वो पता नहीं कि वो कुछ पढ़ी लिखी हैं भी या नहीं। खैर मुझे क्या करना है, काट लूंगी कुछ दिन किसी तरह। चल टाइम अप हो गया, बॉस घूर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी कैबिन में लौट आईं। श्वेता शहर में पली बढ़ी आज के युग की आधुनिक महिला थी। वीरेन से विवाह के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का मौका नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसे उस माहौल में घबराहट होने लगी। उसका जी उब गया था उस ठेठ परिवेश में। बड़ी मुश्किल से 1 सप्ताह के लिए वीरेन ने उसे राजी किया था। शहर में आधुनिक वेशभूषा में आज़ाद पंछी की तरह घूमने वाली श्वेता को साड़ी का घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना क्या रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की नसीहत मिली। श्वेता की सास थोड़ी पुराने ख्यालात की थी, लेकिन जेठानी राधा बहुत सुलझी और समझदार थी। छोटी ननद छवि नई भाभी श्वेता के आगे पीछे घूमती रहती थी। श्वेता गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान होती थी। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में गंवार थीं। शहर में अपनी नई गृहस्थी बसाकर श्वेता खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता करती, कोई टोकने वाला नहीं था। तो वीरेन और श्वेता के दोस्त वक्त बेवक्त कभी भी घर पर धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती। मौज मस्ती में उसके दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही वीरेन की छोटी बहन छवि का विवाह तय हुआ था। शादी का माहौल था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मियों का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते श्वेता का दम निकाला जा रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे चिढ़न होने लगी। एकांत मिलते ही श्वेता का गुस्सा वीरेन पर फूट पड़ा। ये कहाँ ले आए तुम मुझे वीरेन? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे बीहड़ देहात में। ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। आने वाली सभी औरतों के पैर छू छू कर मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई है। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। श्श, धीरे बोलो श्वेता, कोई सुन लिया तो? यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। छवि की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे।
वीरेन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। श्वेता ने खींचते हुए मुंह बनाया, बस किसी तरह ये शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। श्वेता को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा बेकार लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी राधा उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए राधा पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जुबान पर राधा का ही नाम होता। श्वेता भी उस घर की बहू थी, मगर उसका अस्तित्व राधा के सामने जैसे था ही नहीं, और श्वेता को भी यह बात जल्द समझ गई थी। घर के लोगों में राधा के प्रति प्यार दुलार देखकर श्वेता के मन में जलन की भावना आने लगी। आखिर वह भी तो उस घर की बहू थी, फिर सब राधा को ही इतना क्यों मानते थे। हद तो तब हो गई जब वीरेन भी हर छोटी बड़ी बात के लिए राधा भाभी पुकारता। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाँक दो। बाथरूम से नहाकर निकलते ही वीरेन ने राधा को आवाज दी। श्वेता रसोई के पास बैठी मटर छिल रही थी। वह तुरंत वीरेन के पास आई। यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम राधा भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। उसने वीरेन को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। उसे गुस्से में देख वीरेन सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल निठल्ला समझते हो? उसके हाथ से शर्ट लेकर श्वेता ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कैसे राधा भाभी सबकी चहेती बनी हुई हैं। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या थी। राधा उनकी दवाइयाँ और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। सासू माँ भी राधा से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल कि बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती राधा भाभी सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर आए रिश्तेदार भी राधा भाभी को ही तवज्जो देते थे। श्वेता जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। राधा भाभी का हर वक्त मुस्कुराते रहना श्वेता को दिखावा लगता। उसे मन ही मन जेठानी राधा से ईर्ष्या होने लगी थी। वह कुड़कर रह जाती जेठानी राधा से। घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब वह हर काम में घुस जाती, चाहे वह काम उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, ये चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा के दिखाएं तब पता चले। श्वेता दिल में खुद को ही तसल्ली देती हुई उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। श्वेता के हाथ से अचार की बरनी गिर के टूट गई थी। किचन की तरफ आती राधा भाभी फिसल कर गिर पड़ी और उनके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। राधा को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उनकी तीमारदारी में जुट गए। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई, मगर उनके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने श्वेता को रसोई के काम में लगा दिया। श्वेता इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में एक ना एक कमी रह जाती। सब नुक्स निकाल कर खाते और श्वेता पर घड़ों पानी पड़ जाता। वह समझ चुकी थी कि यहाँ वह एक बहू है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीडर नहीं। उससे उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक सुघड़ गृहिणी की तरह वह घर के काम संभाले। राधा श्वेता की स्थिति समझती थी। वह उसे हर काम का तरीका समझाने की पूरी कोशिश करती, पर अभ्यास ना होने से उन्हें करने में श्वेता घंटों लगा देती। बड़ी बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो श्वेता को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े करछुल घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई।
अरे कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने बड़ी बुआ ने श्वेता को आड़े हाथों लिया। गुस्से से श्वेता का मुंह लाल हो गया, लेकिन ससुराल में वह किसी को कुछ कह नहीं पाई। उसे सच में नहीं आता था, तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, श्वेता ने ये सब कभी किया नहीं है पहले। वैसे भी वह जॉब करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का उसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। राधा ने श्वेता का रुआंसा चेहरा देखा तो उनका मन पसीज गया। ननद छवि की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। राधा के मधुर व्यवहार के कारण श्वेता उससे घुल मिल गई थी। 2 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था। वीरेन ने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। एक दिन दोपहर में श्वेता पुरानी एल्बम देख रही थी। एक फोटो में राधा सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने हुए थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर श्वेता ने वीरेन से पूछा, ये राधा भाभी है ना? हाँ, फोटो उनके कॉलेज की है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी हैं राधा भाभी? श्वेता हैरान थी। राधा भाभी डबल एमए हैं। वे नौकरी करती थीं। उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। विवाह के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी सेवा में, अपनी जॉब तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक हैं तो सिर्फ राधा भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं श्वेता, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी जॉब कर सकती थीं, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। श्वेता जिस राधा भाभी को अनपढ़ गंवार समझती रही, वे इतनी काबिल होंगी इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए राधा भाभी ने अपनी शिक्षा का अभिमान दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। श्वेता को अपनी सोच पर एक ग्लानि का अनुभव होने लगा। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? चारू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए राधा भाभी श्वेता के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, श्वेता और वीरेन हड़बड़ाते हुए बोले। चारू को अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। हर सब्जेक्ट में वो प्रथम आई है। उसे प्राइज़ देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, राधा तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े राधा भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद वीरेन से श्वेता ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। वीरेन हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और मुझे राधा भाभी से बहुत कुछ सीखना है। श्वेता उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, ओह तो ये बात है, फिर तो ठीक है। कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। वीरेन ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। ये हो क्या गया है गौतम को? जो चेहरा सुबह की ओस की तरह चमकता था, अब वह सूखे नारियल की तरह मुरझाया रहने लगा है और फव्वारों से उछलकर आसमान छूने वाली उनकी वह मुस्कान भी अब नदारद सी हो गई है। कहाँ पहले उनके मुंह से एक एक वर्ड अप्रैल मई की तपती धूप की तरह निकलते थे और अब बर्फ की तरह ठंडे शब्द बोलते हैं। बस इसी तरह नेहा सुबह से शाम तक अपने पति गौतम के बारे में सोचती रहती। आज ही देखो
कितने प्यार से मेरे गालों को थपथपाते हुए बोले, नेहा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारा घर में मन नहीं लगता होगा तो नौकरी ज्वाइन कर लो। पहले तो कभी इस तरह नहीं बोले। बड़े आश्चर्य से वह गौतम की ओर देखती रही और तूफान में फंसे हुए तिनके की तरह सोचती रही। उसे लगा कि जैसे समंदर के किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानों में ठहरा हुआ जल सूर्य के प्रकाश से चमक उठता है, उसी तरह गौतम की नेत्र भी आंसू की बूंदें चमक रही थी। फिर नेहा ने हल्की आवाज में कहा, अरे आपको आज हो क्या गया है जो नौकरी करने के लिए कह रहे हो? पहले तो आपने गुस्से में आकर मेरी लगी हुई नौकरी भी छुड़वा दी थी कि आप जैसे इंजीनियर की पत्नी के जॉब करने से आपकी बदनामी होती है, और आज आप फिर जॉब करने के लिए कह रहे हैं। मुंह का निवाला खत्म करके गौतम बोले, प्रिय, उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, उनको तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी। अब दोनों बच्चे बाहर हैं, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं। तुम बोर होती हो, तभी मैंने तुम्हें जॉब करने के लिए कहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मुझे किसी भी अच्छे विद्यालय में जॉब नहीं मिलेगी और छोटे मोटे विद्यालय में मैं कभी जॉब नहीं करूँगी। कहते हुए नेहा खाना खाकर हाथ धोने लगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो। मैं तो जॉब के लिए इसलिए भी कह रहा था क्योंकि अब मैं बाहर ज़्यादा रहता हूँ। सुनो, अगर चाहो तो तुम पुस्तक भी लिख सकती हो। बेझिझक बेबाक होकर नेहा ने उत्तर दिया, वह तो मैं कर ही रही हूँ और मेरी कहानियाँ भी पत्र पत्रिकाओं में छप भी रही है। कहते हुए नेहा की निगाहें झुकी हुई थी, जैसे उसने कोई चोरी की है। गौतम के प्यार भरे संबोधन को सुनकर नेहा को लगा जैसे रात की गूंगी खामोशी को सुबह की आवाज मिल गई। उसके मन के अंधेरों में हजारों दीप जल उठे, लेकिन उस उजाले में भी नेहा अतीत का इतिहास पढ़ने लगी। कैसे भूल सकती है वह जवानी की वे रातें जब वह चांदनी के हिंडोले को टकटकी लगाए देखती थी, रोती थी जार जार। एक एक शब्द गौतम का जलते हुए अंगारे सा उसे बाहर से अंदर तक जला देता था। क्या तुम्हें खाने का भी ढंग नहीं आता जो चावल हाथ से खाती हो? कभी झल्लाकर कहते, ओह हद हो गई है। जब भी कहीं जाती हो गवार औरतों की तरह गाढ़े रंग की साड़ी पहन लेती हो। किसी दिन मार्केट चलो, मैं तुम्हें अच्छी साड़ियाँ खरीदवा दूंगा। एक दिन तो गौतम ने सीमा ही लांघ दी। मैं जब भी किसी दोस्त को घर बुलाता हूँ, एक तो खाना बेढंगा बनाती हो, फिर कपड़े भी वही अपने मायके के गाढ़े रंग वाले पुराने जमाने के पहन लेती हो। मिसेस शर्मा, मिसेस दास को देखो, सब कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। तुम्हारे ऐसे रंग ढंग देखकर तो मन करता है कि किसी भी दोस्त को कभी घर ना बुलाऊं। उन बातों से वह आज तक जली हुई है, लेकिन अब गौतम की आदतें कैसे बदल गई हैं। अब तो चाशनी में डूबे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, मेरी हर बात का बहुत ध्यान रखते हैं। इधर 1-2 महीने के अंदर अपनी पसंद के ढेरों कपड़े और गहने दिलवाए हैं। हालांकि खुद नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। और तो और मेरी तबीयत खराब होने पर अपने दोस्तों को डिनर भी रेस्टोरेंट में दिया था। लगता है आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस अटेंड कर ली है। ताजुब है कि बेटों के और मेरे बैंक में अलग खाते खुलवाकर फिक्स डिपॉजिट में रुपए जमा कर दिए हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं घटने वाला है, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। सोचते हुए नेहा गौतम के पास जाकर उन्हें सहलाने लगी। फिर दिमाग ने कहा कि इतने दिन बाद टूर से आए हैं, सोने दो। हमेशा विचारों के ताने बाने में ऐसे ही उस रात घड़ी ने 4 बजा दिए और आंखें बार बार गौतम के चेहरे को निहार रही थी। एकाएक उसे लगा कि गौतम के चेहरे की रौनक उड़न-छू हो गई है। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे भी पड़ गए हैं और एक ही झटके में उनके व्यवहार में कठोरता का स्थान कोमलता ने और कटुता का स्थान विनम्रता ने ले लिया है। जो पति उसे कोयले का ढेर लगता था, अब ढेर में पड़ा हुआ हीरा लगने लगा है। विवाह के बाद 22 सालों तक नेहा के दुख के अंगारों से दिल की शमा पिघल पिघल कर
आंखों से गिरती रही है। टप टप। एक खौफ, एक कर्कशता, एक अपमान। गौतम के साथ उसे एक एक बूंद कड़वे नीम के रस सा पीने को मिलता रहा है। वह पीती भी रही है क्योंकि वह एक अच्छी माँ और आदर्श पत्नी के रूप में जीती रही है। पढ़ी लिखी है, MA BEd तक। उसके पिताजी भी प्रोफेसर थे और मम्मी इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचर थी। लेकिन शादी बेमेल हुई थी। गौतम के पापा चीफ इंजीनियर थे और गौतम स्वयं एक इंजीनियर। दोनों परिवारों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत असमानता थी। नसीब का खेल कि न्यूज़पेपर के एक ऐड से रिश्ता तय होना था। हुआ। नेहा ने तो सपने में भी नहीं सोचा कि सब कुछ होते हुए भी गौतम के क्रूर बर्ताव और अहंकारवश उसके पाँव के नीचे हमेशा तपती जमीन रहेगी और सिर पर निष्ठुर आफताब। जब जब गौतम ने उसे खाने पीने पर, कपड़े पहनने पर, उसकी पसंद पर अपमानित किया, उसे यही लगा कि पंख फैलाए मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। एक बार तो गौतम ने क्लब जाने के लिए बच्चों और नेहा को तैयार होने के लिए कहा, तो आज्ञानुसार नेहा ने बच्चों को तैयार किए और स्वयं भी लाल कली चौड़ी वाली बॉर्डर वाली साड़ी पहन ली। लेकिन जल्दी जल्दी में वह चप्पलें बदलना भूल गई। जैसे ही वह कार में बैठने लगी, गौतम की नज़र चप्पलों पर पड़ गई। देखते ही पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यह क्या पाँव है? यह क्या है पाँव में? अरे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि क्लब जाना है तो ढंग की सैंडल पहन लो। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि मैंने तुमसे शादी की है। बिल्कुल गंवार हो। कोई भी तुम्हें पढ़ी लिखी नहीं कहेगा। गौतम के शब्दों से नेहा इतनी अधिक छिल गई कि जैसे छिल छिल कर खीरा हरे से सफ़ेद हो जाता है। उसी समय वह अपने रूम में गई, आंखें पोंछी और सैंडल बदली, फिर कार में बैठी। उस समय मन में आया था कि वह जाने के लिए मना कर दे, लेकिन उसके संस्कारों ने, उसके कोमल सहनशील व्यवहार ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आज कह रहे हैं कि नेहा अब तुम स्मार्ट बनकर रहने लगी हो, लेकिन मैं अब टूर में बहुत बिजी हूँ, पर तुम्हें घूमने फिराने ले जाना चाहता हूँ। नेहा ने सोचा कि गौतम को यह क्या हो गया, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। जितने दिन भी घर में रहते हैं, कभी बाहर घुमाने, कभी बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बदलाव से नेहा का दिमाग लट्टू की तरह घूम गया। सोने से दिन, चांदी सी रातें अब उसकी किस्मत में कैसे हो गई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वही है नेहा जिसके पाँव के नीचे काली साड़ी, सिर के ऊपर मंडराते काले बादल और मन में घोर अंधेरा पसरा रहता था। अब हर तरफ उजाला ही उजाला है। लेकिन इस उजाले पर उसका विश्वास पारे सा चंचल हो रहा था। रात भर विचारों के जाल में फंसी नेहा सुबह सुबह जब गौतम को चाय दी तो उसे उनकी शरीर गर्म लगी। मन हवा के झोंके से हिलते पत्ते सा कांपा, क्योंकि मन तो सवालों के मेले से पहले ही भटका हुआ था। गौतम ने जब बाहर पिकनिक पर जाने के लिए कहा तो नेहा तुरंत बोली, आपको बुखार है, आज आप बाहर तो क्या दफ्तर भी नहीं जाएंगे? जबरदस्ती की हंसी होठों पर बिखेरते हुए गौतम बोले, अरे कुछ नहीं होता है, इतनी हरारत से दफ्तर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कतई नहीं जाने दूंगी दफ्तर, चलिए अभी हॉस्पिटल चलिए। और वह जल्दी जल्दी गौतम के कपड़े ले आई। गौतम ने कबर्ड खोलकर दवा खाई, फिर आंखें बंद करके लेट गए। लेकिन नेहा की जिद करने पर वह कपड़े बदलने लगे। गौतम की पीठ, बाहों पर लाल लाल चकत्ते देखकर नेहा घबरा गई। गौतम के चेहरे पर पल पल लहरों सी परिस्थितियां बदल रही थी, कमजोरी के कारण धीरे धीरे काम कर रहे थे। एकाएक गौतम का पीला पड़ता हुआ चेहरा और नाक से बहता हुआ खून देखकर नेहा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, लेकिन गौतम ने रोककर कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे कुछ नाश्ता तो कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर रुककर बोले, क्या बनाया है? पोहा बना देती हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं बनाया है। हाँ बना दो, तुम बहुत टेस्टी पोहा बनाती हो। धीरे धीरे तैयार होकर गौतम ने बनाई हुई वसीयत, जिस पर दोनों के साइन थे, और बच्चों के फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स नेहा को पकड़ा दिए। कांपने लगे नेहा के हाथ। पेपर्स देते समय गौतम के मसूरों से खून बहने लगा। फिर उन्हें खून की उल्टी आई तो फौरन
नेहा उन्हें हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में घुसते ही डॉक्टर मेहरा ने कहा, गौतम जी, हो गई ना फिर सीरियस हालत। मैंने आपको कल शाम ही घर जाने के लिए मना किया था, लेकिन आप तो 2 महीने से मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जिस दिन लाइन बीच में नेहा ने रोक दिया, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर मेहरा? क्या गौतम इसी हॉस्पिटल में 2 महीने से रह रहे थे? हाँ, कभी कभी 1-2 दिन के लिए घर चले जाते हैं। डॉक्टर मेहरा की बातें और गौतम की सीरियस हालत पर नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह कल्पना लोक में विचर कर रही है या कोई पिक्चर देख रही है। क्यों रह रहे हैं गौतम हॉस्पिटल में? इन्हें क्या बीमारी है? इन्हें तीव्र माइलाइट ल्यूकेमिया हो गया है, जिसे रक्त कैंसर कहते हैं। कब से? बस 2 महीने से, और तभी से यह यहीं रहते हैं। साथ में इनका एक दोस्त भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन ये तो टूर पर रहते हैं। क्या कहा? टूर? इनकी तो लास्ट स्टेज चल रही है। बोन मैरो फेलोर हो चुका है और लंबर पंक्चर भी हो चुका है। अब तो इनके लिए आप दुआ ही करें, पता नहीं कब क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि रेड बल्ब सेल्स बनने बंद हो गए हैं, सफ़ेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुनकर नेहा को लगा मानो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और वह घिर गई है परेशानियों की अभेद्य दीवारों से। महाशून्य की एक ऊंची दीवार उसके चारों ओर घिर गई है। वह दौड़कर डॉक्टर मेहरा के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता लगा कि इन्हें रक्त कैंसर है? क्या किया आपने? कहीं गलत टेस्टिंग तो नहीं हो गई है? आप झूठ बोल रहे हैं, इन्हें रक्त कैंसर नहीं हो सकता। कहते समय नेहा की आंखों में आंसुओं सी बाढ़ आ गई थी और वह गौतम के बिस्तर के पास बैठकर उन्हें निहारने लगी। फिर डॉक्टर की बातें सुनने लगी। नेहा जी, जब ये हमारे पास आए थे तब बहुत ही कमज़ोर थे, हमेशा थके थके से रहते थे, फीवर भी रहता था, सांस भी मुश्किल से लेते थे। पहले हम लोगों ने इनकी बॉडी देखी जिस पर लाल लाल चकत्ते से पड़े थे। इनका TLC, DLC करवाया, एक्सरे करवाया और बोन मैरो टेस्ट करवाया। हाँ, लंबर पंक्चर भी करवाया है। स्पाइनल कॉर्ड में से फ्लूइड निकाला था। इतने सारे टेस्ट हुए हैं गौतम के, और इन्होंने मुझे खबर भी नहीं लगने दी। मैडम नेहा, आपके पति बड़े हिम्मत वाले हैं। जब हमने इन्हें बताया कि आपको रक्त कैंसर है, तब रत्ती भर भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं थी और ना ही परेशान हुए, बल्कि ये कहने लगे कि अब मुझे बहुत कुछ करना है अपनी पत्नी और बेटों के लिए। कमाल का व्यवहार है आपके पति का। कहते समय डॉक्टर मेहरा की नज़र भी गौतम के चेहरे पर टिकी हुई थी। गौतम की आंखों की दोनों कोर गीली हो रही थी और लग रहा था कि आंखें हजार हजार बातें कहना चाह रही हो, लेकिन जीवन हाथों की मुट्ठी से रेत की तरह खिसक रही है। शायद जीवन काल के कुछ ही घंटे बचे थे। बीच बीच में ICU के दरवाजे की ओर भी देख रहे थे। गौतम का पीला जर्द चेहरा देखने का साहस नेहा की आंखें नहीं जुटा पा रही थी। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए जब नेहा ने गौतम का हाथ पकड़ा तो उन्होंने ऑक्सीजन ट्यूब हटाकर धीमे से कहा, नेहा, आई लव यू। नेहा बच्चों की तरह फफक पड़ी। मुंह से निकला, गौतम, आई लव यू टू, और गौतम के हाथों को सहलाती रही। उसे लगा उसकी भंवर में फंसी नाव जो कुछ घड़ी कुछ लम्हे आराम से बह रही थी, अब ठीक किनारे पर आकर डूब गई है। उस हॉस्पिटल में जब गौतम ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर अभी मत जाना, एकाएक उसे हॉस्पिटल की वह उमस भरी घुटन भरी रात याद आ गई जब अनय की डिलीवरी होने वाली थी। वह दर्द से तड़प रही थी, कराह रही थी, प्रसव वेदना तीव्र थी। नेहा ने रोते हुए गौतम से कहा था, प्लीज़ तुम आज रात हॉस्पिटल में रुक जाओ, घर मत जाओ। लेकिन गौतम ने स्पष्ट रूखे स्वर में कहा था, मैं हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। है तो मम्मी पापा और सर्वेंट, जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग मुझे बुला लेंगे। उस दिन के बाद से नेहा ने अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी परछाई तक को व्यक्त नहीं किया। गौतम तो दूर की बात थे। अभी 2 महीने पहले तक नेहा को लगता था कि यह पति का घर, पति का आंगन उसके लिए अनजाना है, बेगाना है। इसे घर कहना बेईमानी है। लेकिन इधर 2 महीने से यह आंगन,
यह मकान घर का रूप ले बैठा है और वह भी प्यार त्याग की सुगंध से सुवासित हो गए हैं। एक समझौते वाले जीवन को अभी उसने आदर्श जीवन की तरह जीना शुरू ही किया है, लेकिन इस महके आंगन में वीरानिया सन्नाटों ने बंजारों की भांति डेरा डाल लिया। हाय, क्या फायदा है मेरी इतनी योग्यताओं का, इतनी अधिक सुंदरता का, इतनी उच्च शिक्षा का, जब मेरी किस्मत में ही सदाबहार वन के स्थान पर कीचड़ ही कीचड़ है। गौतम की हालत पल पल बिगड़ रही थी। खून की बोतलें लगातार चढ़ रही थी, ऑक्सीजन भी दी जा रही थी। सबको पता था कि काले बादल अब मौत ही लेकर आएंगे, फिर भी डॉक्टर लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बेटे पापा के बेड के पास खड़े हुए कभी अपने पापा को तो कभी अपनी माँ नेहा को देख रहे थे, जिसने रो रो कर आंखें सुजा ली थी और अस्त व्यस्त हालत में बैठी थी। बीच बीच में हिम्मत के, साहस के दो शब्द बोल भी रही थी। नाना गौतम, तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन सच सच बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह पहाड़ जैसा दुख तुम अकेले ही झेलते रहे और तुम्हारे इन बेटों ने भी मुझे कानों कार खबर नहीं लगने दी। ये बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। मैं जीवन भर इस बात से तड़पती रहूंगी। गौतम, औरत के लिए सबसे बड़ा पुण्य है अपने पति की सेवा करना, और आपने मुझे उस सेवा से वंचित रखा। यह अच्छा नहीं किया। नेहा फिर फूट फूट कर रोने लगी। खून की बोतल चढ़ रही थी, ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन गौतम मुंह से ऑक्सीजन कैप हटाकर धीरे से बोले, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी जैसी नेक पत्नी को मैंने बहुत दुख दिए, बहुत प्रताड़ित किया, और फिर कैप लगा ली। नेहा ने गौतम के माथे पर हाथ फेरा, फिर उनके सीने पर सिर रखकर बोली, लेकिन गौतम, तुमने ऐसा प्रायश्चित किया कि मुझे 2 महीनों में इतना सुख, इतना प्यार दे दिया, जो पति अपनी पत्नी को 20 सालों में भी नहीं देते। एकाएक गौतम की सांसें रुक सी गई। डॉक्टर ने छाती दबाकर सांस दिलवानी शुरू की, लेकिन सब बेकार। आसमान में हजारों मौत की काली घटाएं पंख फैलाए डराने लगी। मरने से पहले गौतम को एक बार फिर खून की उल्टी आई। नाक से भी निरंतर खून बहने लगा। फिर सांस आनी बंद हो गई। असहाय, बेबस, बेचारी पत्नी और दोनों बेटे गौतम की जिंदगी नहीं बचा पाए। खैर, गौतम की आंखों में लिखा हुआ शब्द आसानी से पढ़ा जा रहा था, प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।